वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हम लोगों का 50% ऑफ द चैप्टर हो गया एमसीक्यूज करके और 50% बाकी है। ठीक है, तो चलो लेट्स वाइंड इट अप। अभी हम लोगों का 70 वाला मैंने लास्ट टाइम पे नहीं बताया था, बोला था यहाँ तक एटलीस्ट कर लो। जल्दी से 70 का बताता हूँ फिर आगे बढ़ते। ये लिक्विड ड्रॉप है ना, ड्रॉप रेस्ट पे रहता है, ये स्टेबल है। स्टेबल है मतलब फोर्सेस बैलेंस है, इतना याद रखना खाली। और ये जो टेंशन होता है ना, वो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्स बाय लेंथ, तो लेंथ वैसे भी उड़ जाएगा। तो द लॉजिक इज आपको टेंशंस को इक्वेट करना है। पीछे के फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू आगे के फोर्सेस। पीछे कौन सा फोर्स है, T1 है और T वाकड़ा है। T के दो कंपोनेंट्स ले लो, अगर ये थीटा है तो ये फिर कितना आएगा 180 माइनस थीटा, ये मिल गया। तो ये एंगल जो है वो बाजू वाला है ना, ये बाजू वाला है। सो दिस इज T cos ऑफ बाजू वाला एंगल। हाउ मच इज द बाजू वाला एंगल, पाई माइनस थीटा। ठीक है, एंड ये आपका T2। तो इक्वेशन क्या आएगा, ये लेफ्ट वाले फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू राइट वाले फोर्सेस। लेफ्ट में कौन सा फोर्स है, T1 है, और कौन सा है, और T का रिजॉल्ट पार्ट है T cos पाई माइनस ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू राइट का फोर्स T2। अब cos ऑफ 180 माइनस, आपको थीटा पता है ना, cos 180 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट नंबर 2 है, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में cos नेगेटिव होता है, तो T1 माइनस ऑफ T, और यहाँ पे पाई यूज कर रहे हैं तो cos का cos ही रहेगा, विल बी इक्वल्स टू T2। अपने को cos ढूंढना है खाली, तो बहुत आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लेने का आंसर आ जाएगा। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। T1 माइनस T2 विल बी इक्वल्स टू T cos थीटा। cos थीटा ढूंढने का तो T1 माइनस T2 बाय T, आ गया आंसर। आए समझ में सबको, बहुत आसान था, बस फोर्सेस को इक्वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if NaCl is dissolved in water then its surface tension will what, increase, decrease, what, more, less, whatever। इतना याद रखना, मैंने आपको इम्प्योरिटी के बारे में सिखाया था। इम्प्योरिटी दो टाइप की होती है, एक सॉल्यूबल जो पानी में मिक्स हो जाती है, दूसरी इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या होती है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज वो होती है जो पानी में मिक्स हो गई, और कोई भी चीज पानी में मिक्स होगी मतलब बेसिकली वो क्या बनाते हैं, वो पानी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं वो। ऐसा लॉजिक है। जो भी आपका मान लो डिसॉल्व हो गया है, जो भी मटेरियल आपका डिसॉल्व हो गया ना, वो पानी के साथ एक बॉन्ड बनाता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो अगर आपका सॉल्यूबल है, ठीक है, तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो फोर्सेस और बढ़ेगा, और फोर्सेस और बढ़ेगा तो टेंशन क्या होगा, टेंशन का फॉर्मूला होता है भैया फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा। और NaCl डिसॉल्व्ड है, वर्ड दी है डिसॉल्व, तो ऑब्वियसली इट्स टेंशन विल इंक्रीज। अगर मड डाला होता, मिट्टी मड, तो फिर वो फोर्सेस को कम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन सरफेस टेंशन एंड द टेम्परेचर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सीईटी के लिए। मैंने लेक्चर में नहीं पढ़ाया था उस टाइम पे, मेरे ध्यान में नहीं था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, आप लोग को याद है 11th स्टैंडर्ड में आप लोग ने ये पढ़ा था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर याद है। वैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस याद है, अपन ने क्या पढ़ा था उसमें। ये सोचो, अभी मैं आपको पहला वाला सवाल पूछता, लेंथ का टेम्परेचर के साथ क्या संबंध, अगर मैंने आपको फॉर्मूला पूछा तो क्या था फॉर्मूला, याद करो। लेंथ का टेम्परेचर के साथ क्या फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर L2 was is equals to L1 into L1 plus अल्फा डेल्टा T, याद है। वैसे इधर पे R2 was is equals to R1 into 1 plus अल्फा into डेल्टा T, बराबर। यहाँ पे लॉजिक क्या था कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ता है, मेटल्स के लिए स्पेसिफिकली लेंथ बढ़ता है, हीट किया तो। वैसे यहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ, सॉरी यहाँ पे लेंथ की जगह पे रेजिस्टेंस आएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये क्लियर है ना सबको, ये अपन ने सब कुछ 11th में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, द सेम लॉजिक
एक कॉल आ गया था। ओके, शायद अभी आवाज आता रहेगा ठीक से, कोई पंगा नहीं, कॉल आ गया था। ओके, तो यहाँ पे इतना याद रखो, सरफेस टेंशन का और टेम्परेचर का क्या संबंध है ये तो सोचो। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का क्या संबंध? सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी जो है लिक्विड, वो लिक्विड से गैस की ओर पे बनता जा रहा है। सोचो ना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी लिक्विड से गैस की ओर पे बढ़ता जा रहा है। सो लिक्विड में तो ज्यादा टेंशन होता है, गैस में कम। सो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो टेंशन डिक्रीज होता है। सो कौन सा ग्राफ है जो टेम्परेचर बढ़ाने से टेंशन डिक्रीज कर रहा है? सोचो, ये तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इधर पे टेंशन बढ़ रहा है, ये ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है ना, ये पॉइंट मार्क करके देखने का, ये तो नहीं है। फिर उसके बाद ये ग्राफ भी बढ़ रहा है, तो ये नहीं तो ये, ए नहीं तो सी में से आंसर रहेगा कोई तो, राइट। नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज दिस, टेंशन T2 will be equals to T1 into 1 minus alpha into delta T। वहां पे 1 प्लस अल्फा था, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा रहेगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो यू कैन से डायरेक्टली कि T2 और टेम्परेचर क्या रिलेशन है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड ये लीनियर इक्वेशन है, पावर्स 1 है, so this is linear equation, this is the answer। next, अब अंदर का एक्सेस प्रेशर, ये तो अपन ने क्लास में इतना कर लिया है कि ये तो आपको अभी रट्टा ओरली आ जाएगा, ओरली एटलीस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। इफ द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज 4 टाइम्स, अभी हाँ, ये मोस्टली 11th के बच्चे भी वीडियो देखेंगे, बट क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने तो लेक्चर में सिखा ही दूंगा, मत मत स्ट्रेस लो, कोई ना। बट हाँ, अगर ये 11th टू 12th वाले बच्चे जो जा रहे हैं, मतलब कि क्रैश कोर्स वाले नहीं, बोर्ड्स वाले जो बच्चे जो सीटी का अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग प्लीज इसका थियोरी पढ़ के ही इस पे जाना, नहीं तो आप लोग को लगेगा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं फास्ट एक्चुअली क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये क्रैश कोर्स वाला का ऑलरेडी हो गया सब टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट, चलो चल इस पे आते हैं। If the radius of a soap bubble is 4 times of another, then the ratio of the pressure will be how much? भाई सीधी बात है, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो 2t बाय होता है, नहीं तो 4t बाय होता है। ये ड्रॉप के लिए होता है, ड्रॉप के लिए क्यों, क्योंकि अंदर माल है पानी, मतलब बाहर मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस को टच करे तो सिर्फ एक ही सरफेस है। यहाँ पे बबल में 2 सरफेस है, एक अंदर सरफेस होता है, एक बाहर सरफेस होता है, ये तो सबको पता है। तो ये फॉर्मूला, टेंशन तो कांस्टेंट है, प्रेशर का और रेडियस का क्या रिलेशन है, तो चेंज इन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब डायरेक्ट ओरल बोलने का क्या हुआ, रेडियस देखो, R1 is more than R2, the radius of a soap bubble is 4 times that of another, R1 is more than R2, how much times? 4 times। प्रेशर और रेडियस उल्टा रिलेशन है ना, तो प्रेशर 1 will be more या प्रेशर 2 will be more, सीधी बात है। अगर R1 ज्यादा है तो P1 फिर कम रहेगा, और कितने से कम रहेगा, 1/4 से, डायरेक्टली। जिसको ये नहीं समझा लिखते कैसे, उनके लिए भाई बहुत आसान, R1 अपॉन R2 कितना दिया है, 4/1। नाउ हमारे पास फॉर्मूला पता है, डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो देयरफॉर डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2 विल बी इक्वल्स टू, P और R उल्टा रिलेशन, तो R1 नहीं आएगा, R2 आएगा, R2 बाय R1, मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो, 1/4 आ गया आंसर, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a soap bubble is blown with the help of a mechanical pump at the mouth tube. The pump produces a certain increase per minute in the volume of the bubble. Okay, यहाँ पे ठीक है, अपना irrespective of internal pressure, then the graph between the pressure inside the soap bubble and the time will be how much? अब सोचो, the pump produces a certain increase per minute in the volume of the bubble, मतलब यहाँ पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम, ठीक है, वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम। अब आप लोग सोचो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। क्या फॉर्मूला, यहाँ पे ग्राफ वॉल्यूम और इसमें रेडियस में है ही नहीं, प्रेशर और टाइम में, ठीक है। तो अभी आप लोग सोचो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो सीधी बात है r क्यूब विल आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर टाइम के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टाइम के हिसाब से r क्यूब भी बढ़ रहा है, लॉजिक है। नाउ चलो रेडियस बढ़ रहा है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है भाई, प्रेशर का क्या फॉर्मूला, डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दैट मींस समय के साथ रेडियस बढ़ रहा है तो समय के साथ प्रेशर तो कम होना चाहिए ना भाई, प्रेशर कम होना चाहिए समय के साथ, ऑब्वियसली। अगर देखो आप लोग, अगर आपने टाइम को इंक्रीज किया, थोड़ी देर बाद चेक करो, टाइम को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली हम लोग हवा भर रहे हैं ना,
तो वो जो बबल था बड़ा होते जा रहा है, बुप 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 बुप, ऐसा वो बड़ा होते जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ रहा है मतलब प्रेशर फिर कम हो रहा है। बट प्रेशर और रेडियस का क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ध्यान से देखो, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो क्यूब रूट लो, तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर, मेरे को इधर आर ही चाहिए ना, सो डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बट आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, बराबर। और वॉल्यूम और टाइम का लीनियर रिलेशन है, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू t, तो वॉल्यूम की जगह में टाइम भी लिख सकता हूँ, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ टाइम। तो ये दोनों, ये देखो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, दिस इज व्हाट, देखो ना स्क्वायर रूट वाला इक्वेशन है ना, डेल्टा p इज इक्वल टू 1 बाय t रेज टू 1/3। आप लोग इसका वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। एनीवे इतना तो समझ में आ गया, इनवर्सली है, ये गया, बचा ये दो ऑप्शन, इसमें से लीनियर दिख रहेगा, ये ऐसा दिख रहा है क्या, y इज इक्वल टू mx ऐसा कुछ, या फिर डेल्टा p इज इक्वल टू 4t प्लस 3, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, लीनियर तो है ही नहीं, ये ग्राफ भी गया, तो बचा आंसर ये 74 हो गया। देन 75, if the value of excess pressure in a soap bubble is 4 times that of other, then the ratio of the volumes will be how much। बहुत सुंदर सवाल, हम लोग ने लेक्चर में लिए हैं ऐसे सवाल, एक बार का वापस यहाँ पे एक्सप्लेन में कर देता हूँ, कोई दुख नहीं, बाकी सारे बैचेस को भी ये वीडियो यूजफुल ही होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। का दिया है प्रेशर इन द पहला केस इस 4 गुना प्रेशर इन द दूसरा केस, बराबर है, मतलब प्रेशर इन द पहला केस इज मोर देन प्रेशर इन द दूसरा केस बाय हाउ मच, 4 गुना। ठीक है भैया, कोनो बात नहीं, ये तो हमको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना, ये तो आसान है, इसमें कोनो टेंशन नहीं है, ठीक है, ये 4 गुना से है आपका प्रेशर ज्यादा, ठीक है भाई, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, बाय 4 टाइम्स, ठीक है। देन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, भाई पहली बात, नो बकवास, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है वॉल्यूम पे पहुंचना, प्रेशर से वॉल्यूम पे पहुंचना है, बट प्रेशर से हमारे पास वॉल्यूम का रास्ता डायरेक्ट नहीं है, आपका प्रेशर है गिवन डेटा, टारगेट है वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर है गिवन डेटा और टारगेट है वॉल्यूम, आपको प्रेशर से वॉल्यूम जाने का, बट प्रेशर से वॉल्यूम का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट प्रेशर का रेडियस के साथ तो है, यस, ये बीच का स्टेप, इन बिटवीन स्टेप, तो प्रेशर से रेडियस में रिलेट करो, रेडियस से वॉल्यूम रिलेट करो। अब सोचो प्रेशर और रेडियस का क्या रिलेशन है, तो डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बराबर बराबर, डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो देयरफॉर अगर डेल्टा पी वन बाय डेल्टा पी टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो सब छोड़ देना है, इतना अपन क्यों मगजमारी कर रहे हैं, बहुत सिंपल, सब ऐसा लिखने का ही नहीं, रेशियो टाइप है ना, डायरेक्ट करो, डेल्टा पी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्ट पी वन more than P2 by how much? By factor of 4. तो R1 will be less than R2 by how much factor? 1 by 4. यहाँ तक समझ में आया ना, नहीं तो जिसको रेशियो आ देते वो लोग ऐसा फिर करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, P1 by P2 आपको कितना दिया, 4 गुना ना, P1 का प्रेशर इस P2 से 4 गुना, तो P1 by P2 is equal to 4 by 1, तो R1 by R2 will be how much? R1 by R2 will be 1 by 4, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, because they are inversely proportional, ठीक है, R1 by R2 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए कि वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 4 by 3 पाई आर क्यूब, 4 by 3 पाई उड़ा दो, क्या बचा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आर का क्या संबंध है, 1 by 4, तो आर के क्यूब का क्या संबंध रहेगा, आर के क्यूब का क्या संबंध रहेगा, आर के क्यूब का संबंध रहेगा 1 by 64, सुख अनुभूति होनी चाहिए, डायरेक्टली सुख अनुभूति होनी चाहिए, ये वॉल्यूम है, समझा क्या, जिसको नहीं समझा उनके लिए, मैं तो उसके जैसा कर रहा, दबा के लाइक ठोक दो लाइक दबा के महाकाल के नाम सॉरी, थोड़ा फास्ट हो गया रहेगा। रेडियस का रिलेशन तो क्लियर है ना बच्चों, P1 और P2 का रिलेशन सबको पता है, P1 by P2 is 4 by 1, प्रेशर और रेडियस उल्टा रिलेशन है, कहाँ पे लिखा अपन ने, ये प्रेशर और रेडियस उल्टा रिलेशन है, तो P1 by P2 4 by 1 है, तो रेडियस का रेशियो 1 by 4 आएगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसी इक्वेशन का क्यूब लेने का, ठीक है, यहाँ पे भी आपको देख के समझ में आया, रेडियस इज लेस देन सेकंड रेडियस बाय हाउ मच, 1 by 4, तो सीधी बात है, वॉल्यूम 1 विल आल्सो बी लेस देन वॉल्यूम 2, क्यों, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली है ना, ये दोनों डायरेक्टली है, तो इसका जो संबंध है वही संबंध इसका है, यहाँ पे इनवर्सली है तो इसका उल्टा संबंध है, P1 ज्यादा था, यहाँ पे R1 फिर कम हो गया, बट R1 कम है तो V1 भी कम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली है, क्यों भाई, अगर रेडियस छोटा है तो वॉल्यूम कम रहेगा, अगर रेडियस बड़ा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और इसका फैक्टर फिर कितना रहेगा, 1 by 64, 4 का क्यूब, आया ना समझ में, क्योंकि R क्यूब होता है। ओके नेक्स्ट,
हाँ, द एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल इज ट्वाइस है, ये सब आपको आ जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सेकंड बबल. हाँ, ये आ जाएगा. टू सोप बबल्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ दिस मच, द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर. हाँ, इसका ठीक उल्टा. वॉल्यूम का रेशियो क्या है? v1 by v2. वॉल्यूम का रेशियो दिया 8/1. मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब. तो r1 क्यूब by r2 क्यूब will be equals to 8/1. अरे 4/3 by 4/3 उड़ गया ना, इसका फिर क्यूब रूट लो, तो r1/2 will be how much? क्यूब रूट ऑफ 8/1, which is equals to r1/2 will be equals to 2/1. और प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? तो डेल्टा p is inversely proportional to r. तो therefore डेल्टा p1 by डेल्टा p2 will be r2 by r1. उसका उल्टा कर दो, 1/2. आएगा समझ में? इजी है. ओके, ओरली भी करने का भाई, सीधी बात है. यहाँ पे वॉल्यूम का दिया है 8 गुना, रेडियस क्या होगा? बहुत लोग से गलती होती है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. बच्चों अगर आर दिया है, वॉल्यूम ढूंढना है ना, तो क्यूब करने का इक्वेशन को सोचो. अगर आपको बोला है r1 इज 2 टाइम्स ऑफ r2, तो वॉल्यूम विल बी हाउ मच? तो वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स ऑफ v2, क्योंकि वॉल्यूम ढूंढना है. बट यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, रेडियस ढूंढना है, और रेडियस क्यूब में है, तो यहाँ पे फिर क्यूब रूट लेने का. ये समझ जाओ लॉजिक. वॉल्यूम ढूंढने के लिए क्यूब लेने का रेडियस का, और रेडियस ढूंढने के लिए वॉल्यूम का क्यूब रूट लेने का. ठीक है, रेडियस विल बी क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम वाला लॉजिक से. नेक्स्ट क्वेश्चन. A drop of water placed between two parallel glass plates which are then pressed together until the water is this much thick, this much centimeter thick. If the area of water in the contact with either plate is this much, then the force due to the surface tension in drawing the plates together is how much? Think about it. मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया था इसका, याद है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला. जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए भाई, अभी अगर आपके पास दो प्लेट्स रहते, कभी भी याद रखना, दो प्लेट्स में ये ऐसे कर्वेचर रहता है और यहाँ पे लिक्विड रहता है, बराबर. इसमें प्लीज याद रखना, आपका डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला इज 2ta अपॉन d. ये फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला. ये कैसे आया? ये कैसे आया? तो उसका लॉजिक बता देता, अगर जानना है तो. ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं, बट ठीक है, लॉजिक देखो भाई. देख, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. इनफैक्ट आपको पता है डेल्टा पी का फॉर्मूला, बराबर है. डेल्टा पी का फॉर्मूला पता है ना आपको? ये चेंज इन प्रेशर. ओके, हाँ. अभी डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बट यहाँ पे रेडियस फिर कितना है? अब आप लोग सोचो, जब भी आपके पास एक प्लेट रहता है ना ऐसे, अगर ये उसका थिकनेस है डी के जितना, तो रेडियस फिर कितना रहता है? ये रेडियस है, आर कितना रहता है? d/2 जितना, d/2 जितना. डेल्टा पी इज इक्वल्स टू टी बाय आर. आर की जगह पे क्या लिखेंगे? t/d/2. 2 ऊपर भेज दो, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2t/d. ये चेंज इन प्रेशर है, 2t by द थिकनेस ऑफ द प्लेट. आया समझ में? और ये आपको क्लियर है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2t/d. अगर जो लोगों को लगता है सर यहाँ पे 2t/r होता है, बहुत लोगों को लगता है कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2t/r. डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2t/r वो उसके लिए रहता है जब आपके पास पूरा ड्रॉप है. यहाँ पे हम लोग का अगर आप सरफेस देखोगे ना, तो ये आधा सरफेस, तो इधर पे डेल्टा पी का फॉर्मूला रहता है सिर्फ t/r. और r कितना है? r d/2 जितना है, तो 2 ऊपर भेज दो, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2t/d. ये प्रेशर है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया. तो फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इनटू एरिया, व्हिच इज 2t/d इनटू एरिया. ये डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मारने का. ठीक है, तो 2 इनटू टेंशन, टेंशन कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 75. 2t इनटू एरिया, एरिया कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सबको मैंने ये सीजीएस में सॉल्व करो. ठीक है, तो 2t एरिया बाय d, और थिकनेस कितना दिया है? इसको भी सेंटीमीटर में 0.01. ठीक है, ये जो आंसर आएगा ना, ये आएगा फोर्स, और फोर्स आता है डाइन में. ठीक है, अभी सुनो, ऑप्शन डाइन में नहीं है, तो क्या अपने को चेंज करना है, मैं वही बता देता हूँ. पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 75 इंटू 2 होता है 150, 150 इंटू 10 होता है डिवाइड बाय 0.01. 0.01 मतलब देखो, 150 इंटू 10 हो जाएगा 1500, नीचे 0.01 है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो ये जाएगा 150000 अपॉन नीचे 1 हो जाएगा. इतना डाइन है, इतना डाइन है. अब डाइन और न्यूटन में रिलेशन सबको पता है, बराबर है ना? डाइन और न्यूटन में रिलेशन सबको पता है. डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन.
या 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, मतलब 1.5 न्यूटन आंसर। ये फोर्स हो गया, ठीक है, ये फोर्स हो गया। फोर्स का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, फोर्स का फॉर्मूला होता है वेट के हिसाब से, अगर देखो तो mg। तो 1.5 न्यूटन दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी। तो m विल बी हाउ मच, 1.5 न्यूटन बाय g। m विल बी 1.5 न्यूटन बाय जी, और इसको हम लोग बोलते हैं kg वेट। याद रखना, अगर मैंने एक्सेलेरेशन से डिवाइड कर दिया ना, तो देखो बच्चों, जैसे अगर मैं बोलूं आपके सर का मास 80 kg, तो आपके सर का वेट कितना है, 800 न्यूटन है। 800 न्यूटन है ना, क्यों, मैंने ऐसे अपना 80 इंटू जी किया ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं 80 केजी वेट। वेट का मतलब होता है उसके अंदर जी ये छुपा हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो लॉजिक क्या था, 1.5 न्यूटन आया था, दैट इज इक्वल टू एम जी। जी को इधर पे भेज दो, तो 1.5 बाई जी विल बी इक्वल टू मास, बराबर ना। तो मेरे को मेन मास निकालने का, क्योंकि यहाँ पे देखो केजी वेट नहीं दिया, फिर ग्राम वेट दिया, अपन पहले तो केजी वेट निकालेंगे। तो 1.5 बाई 10 कर दो, विच इज 0.15 केजी वेट। केजी को ग्राम में कैसे बनाते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको 3 से शिफ्ट कर, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 150 केजी वेट। सुख की अनुभूति होनी चाहिए, खट 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 खट। सीटी वाले बच्चे, अगर आप सीटी वाले बच्चे हो तो ये समझ में आया रहेगा आपको, नहीं समझा रहेगा तो ऑफलाइन में आके पूछ सकते हो, कोई दुख नहीं जीवन में। अगला सवाल, done with the 70, then the 79 question. In a capillary tube experiment, a vertical 30 centimeter long tube is dipped in water. The water rise up to a height of 10 due to the capillary. This experiment is conducted in a free fall elevator. जब भी आपका एलिवेटर सीधा नीचे गिरा ठपाक, तो उसमें एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी के जितना। इनफैक्ट रुको रुको, ये मैंने ऑफलाइन में सिखाया है, ऑनलाइन में भी सिखा देते हैं। मेरे करेंटली जो 12th में एंटर किए बच्चे, उनके काम आएगा अगले साल। देखो भाई, लिफ्ट में मान लो एक वेइंग मशीन डाला, वेइंग मशीन आपका वजन मापने वाला, आप यहाँ पे खड़े, सबसे पहले आप पे फोर्स लगेगा mg, बट वेइंग मशीन आपका फोर्स नहीं बताता। वेइंग मशीन ये बताता है कि आपने मशीन पे कितना ट्रांसमिट किया है, और मशीन उतना ही आप पे ट्रांसमिट करता है नॉर्मल रखने। अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो नॉर्मल और mg इक्वल रहता है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो आपका एक्चुअल जितना वेट है उतना ही आप जमीन पे डाल रहे हो, ठीक है। अभी अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ सम एक्सीलरेशन, तो ऑब्वियसली अपवर्ड फोर्स ज्यादा रहेगा। तो नॉर्मल ऊपर देखो ना, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स ज्यादा रहेगा ना, नॉर्मल नीचे का फोर्स कम रहेगा। तो नॉर्मल माइनस mg विल बी एक्सीलरेशन विच इज m इंटू ए। सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg को इधर भेजो, mg प्लस m है, मतलब बेसिकली नॉर्मल इज m इंटू जी प्लस ए। तो बेसिकली व्हाट माय पॉइंट इज, ये नॉर्मल क्या होता है, ये वो फोर्स है। अभी आप इसको बकेट के हिसाब से सोचो, कैपिलरी वगैरह के हिसाब से, ये वो फोर्स है जो कि इनके बीच में रिलेटिव लग रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बकेट है ना वो लिफ्ट में हिल रहा है ना, पूरा बकेट लिफ्ट में हिल रहा है। तो पानी भी, बकेट भी, ये सब कुछ एक साथ नीचे जा रहा है। तो बेसिकली इनके बीच में जो फोर्सेस जो ट्रांसमिट होंगे ना बीडू, फोर्सेस जो ट्रांसमिट होंगे वो अलग रहेगा। वो कितना रहेगा, m इंटू जी प्लस ए जितना। रेस्ट पे जो बॉडी रहता है, रेस्ट का वजन फिर कितना रहता है रेस्ट पे, mg जितना। इसलिए अपना फॉर्मूला था h का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r रो g। g क्यों था, क्योंकि हम नॉर्मली आपका बकेट रुका हुआ होता है। बट अगर ये बकेट मान लो ऊपर जा रहा है, बकेट अगर ऊपर जा रहा है, तो ये पानी जो है, पानी बकेट पे ज्यादा फोर्स डाल रहा है कि कम फोर्स डाल रहा है, देखो ना आंसर, ज्यादा फोर्स डाल रहा है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो होता है जो बकेट पानी पे डालता है, और बकेट पानी पे उतने डालता है जो पानी बकेट पे डालता है। सो दैट मींस पानी का वजन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। और अगर पानी का वजन ज्यादा है, सोचो ना, अगर पानी का वेट मोर दिख रहा है जब ऊपर जा रहा है लिफ्ट, तो पानी का वेट मोर दिख रहा है, तो सीधी बात है जी अगर ज्यादा तो हाइट कम है। तो क्या इसका उल्टा भी सच रहेगा, हाँ इसका उल्टा भी सच रहेगा। जी अगर आपका कम होगा तो हाइट बढ़ेगा, वो कैसे पॉसिबल है। अब आप लोग इसी को नीचे एक्सीलरेट करो, आप लोग इसी को नीचे एक्सीलरेट करो, नीचे एक्सीलरेट करोगे तो mg ज्यादा रहेगा, माइनस नॉर्मल विल बी ma। नॉर्मल इधर भेजो, ma इधर भेजो, तो mg माइनस ma विल बी नॉर्मल। ma इधर जाओ, इसको इधर जाओ, m को कॉमन निकालो, g माइनस a विल बी इक्वल टू नॉर्मल। लॉजिक समझ रहे हैं ना। दैट मींस इधर पे आपका वजन डिक्रीज हो रहा है, वेट ऑफ द वाटर फील्स लेस, और g कम है तो हाइट ज्यादा है। और इसमें g कितना है, अगर फ्री फॉलिंग है बेटा, फ्री फॉलिंग मतलब एक्सीलरेशन इक्वल टू g के जितना, तो एक्सेलेरेशन जी के जितना है, तो नॉर्मल विल बी 0। ये धक्का लगाएंगे नहीं। सोचो हम लोग, आप लोग अभी मान लो अपन जब लेक्चर में बैठते ना, तो इमेजिन अपन लेक्चर में बैठा और पूरा रूम डायरेक्टली हिमालय से नीचे फेंक दिया, तो अपन भी वही एक्सीलरेशन से गिर रहे हैं जिससे रूम गिर रहा है,
तो अपना फोर्स रूम पे जाएगा ही नहीं, इसलिए रूम का भी अपने पे फोर्स जाएगा नहीं, तो अपने को फ्लोट होने का फीलिंग आएगा। लॉजिक समझ रहे हैं ना, वो पंगा है। फ्लोट होने का फीलिंग मतलब एक्सेलेरेशन इज जीरो, तो मतलब एच इज इनफाइनाइट, तो एच बिकम्स इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मतलब कि पाइप को छोड़ के बाहर नहीं आएगा, वो पाइप के टॉप तक आएगा। ये अपना कैपिलरी का लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर ना, तो टॉप तक जाएगा वो, अक्खा 30 तक जाएगा। दिस वाज द लॉजिक। मैंने ये ऑफलाइन में बताया था, बट क्रैश कोर्स वालों को बताया था इसमें। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव अहेड। आज मुझे कुछ भी करके ये चैप्टर का पूरा बना देना है, प्लस अभी मुझे लेक्चर भी लेने जाना है ऑफलाइन क्रैश कोर्स, प्लस उसके बाद और भी काम है, प्लस मुझे जेई के लेक्चर रिकॉर्ड करने के, प्लस वर्कशीट बना के देना है। जीवन में बहुत दुख है, कोई ना, हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट विद अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस अप टू 0.1। भाई मैं कितने देर से लेक्चर ले रहा हूँ, आधे घंटे होने हैं और 10 एमसीक्यूज है खाली। फुर्ती बढ़ानी पड़ेगी, 2 मिनट के अंदर एक होना चाहिए, नहीं तो 1 मिनट भी चलता है, बट ठीक है चलो कोई ना। इन अ सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट विद अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस इतना ज्यादा। Okay, if the same experiment is repeated in an artificial satellite which is revolving around the earth, water will rise in the capillary tube with a height of how much? सीधी बात, नो बकवास, क्या आंसर रहेगा? ए भाई सीधी बात है, आप लोग अगर गोल घूम रहे हो, ये धरती है, ये धरती अपनी है, और आप इसके अंदर हो, सैटेलाइट के अंदर, तो सीधी बात है, the acceleration of the satellite will be equal to the acceleration of water will be equal to the acceleration of the capillary tube। मतलब ये सबका अगर एक्सेलरेशन सेम है, तो देयर इज नो रिलेटिव एक्सीलरेशन, नो रिलेटिव एक्सीलरेशन। अभी दैट मींस क्या, दैट मींस अब इमेजिन करो, ये आपका सैटेलाइट है, ये छोटू सा सैटेलाइट को मैंने जूम करके बनाया, जूम किया, ये सैटेलाइट को इमेजिन करो, ये सैटेलाइट का रूम है, इसके अंदर आपके पास एक बकेट है जिसमें पानी है और उसमें एक कैपिलरी ट्यूब है। क्या बकेट का ये सैटेलाइट पे फोर्स डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? दोनों का सेम एक्सीलरेशन है, ये फ्री फॉलिंग जैसा फीलिंग आएगा। तो अगर बकेट सैटेलाइट पे फोर्स नहीं डालेगा, तो सैटेलाइट भी बकेट पे फोर्स नहीं डालेगा, तो दैट मीन्स पानी क्या होगा, पानी लुल हो गया। लुल मतलब G0, H is equals to 2t cos theta upon r rho into 0, 1 by 0 is infinity, H is infinite, तो फुल लेंथ पे जाएगा, ये डी ऑप्शन। अगला सवाल, ये सब बहुत बालिश वाले क्वेश्चंस अभी आ जाएंगे यार, कितने क्वेश्चंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। कितना है भाई 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 भाई, इधर है टर्मिनल वेलोसिटी ना 122, भाई जल्दी 122 करना है, फिर मुझे इसमें मिसलेनियस भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके मिसलेनियस अच्छे है, शायद से, मैं बहुत पहले सॉल्व किया था, शायद इसके मिसलेनियस अच्छे। वो कितने मिसलेनियस है, 142 से लेके 162 162 163, 20, इधर 20 एमसीक्यूज बाकी है अपने, इधर पे 20 एमसीक्यूज बाकी है मिसलेनियस के, और यहाँ पे कितने हैं, इधर पे 122 तक जाना है, इधर से 80 से, भाई 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 भाई, इधर पे 40, इधर पे 20, मेरे को 60 एमसीक्यूज बाकी है अभी, 60 एमसीक्यू 1 घंटे में होना चाहिए, आधे घंटे हो गया मेरा, 1 घंटे में होना चाहिए। चलो वेरी फास्ट, a capillary tube A is dipped in water, another identical tube B is dipped in soap water solution, which of the following solution will which of the following shows the relative nature of liquid volume in the two tubes? सीधी बात, आप लोग ने बी को कहां पे डाला है, सोप सोल्यूशन में। सोप की वजह से क्या होता है, सोप की वजह से टेंशन डिक्रीज होता है, अगर टेंशन डिक्रीज होगा, टी कम होगा, तो एच का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, रेडियस इज कांस्टेंट, यस, डेंसिटी इज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जी इज कांस्टेंट, बचा क्या, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा, बराबर। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर मैंने सोप में डाला है तो टेंशन तो डिक्रीज होगा, टेंशन डिक्रीज होने के अच्छा हाइट डिक्रीज होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थीटा पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, थीटा पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, थीटा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थीटा पे सोचो। अभी आप लोग ने सोप सोल्यूशन डाला है, सोप सोल्यूशन डालने का फायदा क्या होता है पता है क्या, सोप सोल्यूशन डालने की वजह से टेंशन डिक्रीज होता है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होता है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होता है और एडहेसिव आपका सेम रहता है। दैट मींस ये पानी जो ऐसे था पहले, देखो ना, एडहेसिव इधर था, कोहेसिव इधर था, अब क्या होगा, अब कोहेसिव और कम होता जाएगा, अब कोहेसिव और कम होता जाएगा, और एडहेसिव तो सेम रहेगा, तो रिजल्टेंट ज्यादा बाहर की ओर पे रहेगा, और रिजल्टेंट अगर बाहर की ओर पे रहेगा तो कर्वेचर ज्यादा ऐसा रहेगा, ठीक है, मतलब कि आपका थीटा जो है वो कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो कॉस थीटा आपका बढ़ेगा, इतना याद रखना। तो कॉस थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा बढ़ने से हाइट बढ़ता है, तो टेंशन के कम होने से हाइट कम होता है, और कॉस थीटा के बढ़ने से हाइट बढ़ता है, विच इज द बेटर आंसर,
इतना याद रखना, कॉस थीटा का मार्जिनल चेंज होता है, कॉस थीटा का मार्जिनल चेंज होता है, मतलब 10 डिग्री के एंगल ऑफ कांटेक्ट में 12 डिग्री का फर्क पड़ेगा। तो कॉस थीटा हैज ऑलमोस्ट सेम वैल्यू, नॉट एकदम बट ऑलमोस्ट सेम वैल्यू, हल्का सा चेंज होता है, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा चेंज होता है, टेंशन चेंजेस अ लॉट एंड अ लॉट एंड अ लॉट। तो H का फॉर्मूला इज 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, r इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, cos थीटा को भी कांस्टेंट ले सकते हो, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। तो सेकंड केस में बी वाले में टेंशन डिक्रीज होगा, H डिक्रीज होना चाहिए। सुख की अनुभूति बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल 82. A capillary tube of radius r is dipped in a liquid of density rho and surface tension d is the angle of contact theta, the pressure difference between the two surfaces in the beaker and the capillary is how much? आहा, सुंदर, अति सुंदर सवाल। आप लोग ने तो ये पढ़ा ही नहीं अभी तक, बराबर। अपन ने कैपिलरी का फॉर्मूला कैसे कर रहा है, वो टेंशन ऊपर खींच रहा है, फोर्स ऊपर खींच रहा है, वो लॉजिक से पढ़ा है। यहाँ पे क्या करने का, तो अभी देखो, एक होता है लॉजिक, दूसरा होता है डायरेक्टली फॉर्मूला घुसाना। ठीक है, आई थिंक आप लोग सीटी में गए हो तो लॉजिक भी जरूरी होता है, बट इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला घुसाना आपका काम बहुत आसान बना देगा। आई फील लाइक दैट। कैसे, देखो, कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड ऐसे है, अंदर पानी है, बाहर वातावरण है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस का लॉजिक, डेल्टा पी का या प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी, या रो जी एच, मालूम है ना प्रेशर का फॉर्मूला, इसलिए मैंने सिखाया था रो जी एच, याद है, लिक्विड कॉलम का प्रेशर का फॉर्मूला इज रो जी एच। अब थोड़ा सा ये बुद्धि लगा, इधर पे क्या, आसमान में क्या है, आसमान में कौन सा प्रेशर होता है, वातावरण, और यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा वातावरण भी प्लस इतना पानी जो भरा पड़ा उसका भी, रो जी एच। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, रो जी एच बचेगा ना। सोचना रे, मेरे पास एक वेसल है जिसमें पानी है, मैंने इसमें ट्यूब घुसा दिया है, यहाँ पे पानी इधर तक आ गया है, सीधी बात, नो बकवास। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, प्रेशर इज एटमोस्फियर, यहाँ पे प्रेशर कितना है, द प्रेशर इज एटमोस्फियर प्लस रो जी एच, बराबर ना। और वही फिर ट्यूब के बाहर भी वही प्रेशर है एकदम इधर पे ऑलमोस्ट। तो दैट मीन्स P0 प्लस रो जी एच माइनस P0 माइनस कर दो तो दिस इज रो जी एच, तो प्रेशर का फॉर्मूला इज रो जी एच। और हाइट का फॉर्मूला हमको पता है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। एच को इधर पे घुसा दो ना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी इंटू एच, एच का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r रो जी उड़ गया, 2t cos थीटा अपॉन r। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the appropriate graph between height of the liquid column and the capillary tube and the radius of the unit is how much? अरे हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन है यार, सीधी बात, h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, सब कांस्टेंट, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो कौन सा आंसर है, क्या लग रहा है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ना, तो कौन सा ग्राफ राइट रहेगा, व्हाट डू यू थिंक। प्लीज इतना याद रखना, देखो इनवर्सली मतलब r बढ़ेगा तो h कम होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये दोनों ऑप्शन में कौन सा राइट। अब इतना देखना, एक इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। दैट मींस अगर हाइट और r में रिलेशन है तो ऐसा आएगा, समथिंग h प्लस और माइनस समथिंग r विल बी इक्वल टू समथिंग, ये लीनियर इक्वेशन होता है। जैसे 5h प्लस 4r इज इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन है, बट यहाँ पे लीनियर नहीं है, h is inversely proportional to r, therefore h is equal to constant upon r, ऐसा है, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं है, ये ऊपर नीचे हाइपरबोलिक होता है, एक्चुअली हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, आप लोग इग्नोर करो, इतना समझ में आना चाहिए। तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, वैल्यू डाल के देख सकते हो, अगर r 0 है, आप लोग बोलो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ना, अगर r 0 है तो h कितना होगा, h इनफाइनाइट होगा, h इनफाइनाइट, देखो इधर पे h इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट h, जब r 0 है। और जब r इनफाइनाइट है तो क्या होगा, जब r इनफाइनाइट है तो क्या होगा, 1 बाय इनफाइनाइट, h कितना होगा, h 0 होगा, तो r इनफाइनाइट है तो h 0 होगा। दैट मींस इसको और इसको आपको फिर कनेक्ट करने का, इसको और इसको, और कैसे करने का, अब आप लोग सोचो, r जब 1 है तो h कितना होगा, r जब 1 है तो h कितना होगा, h भी 1 होगा, तो जब r 1 है तो h भी 1 है, जब r 2 है तो h कितना होगा, 1/2, r जब 2 है h डायरेक्टली 1/2, ऐसा। ये पॉइंट्स को जोड़ के देखो तो क्या स्ट्रेट लाइन में जुड़ता है, नहीं, कर्वेचर में जुड़ता है, तो ये ग्राफ आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of the bore of a capillary tube is r and the angle of contact is theta. When the tube is dipped in the liquid, the radius of the curvature of the meniscus of the liquid rises. Radius of the curvature का क्या फॉर्मूला, ये मान लो कि कैपिलरी ट्यूब है, मैंने मोटा बनाया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, ऐसा, ये कैपिलरी ट्यूब ने ऐसा शेप का आपका मेनिस्कस बना है, ठीक है।
अभी आपके पास यहाँ पे क्या दिया है डेटा कि इन अ कैपिलरी ट्यूब, सॉरी मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ? हाँ ये वाला ना, मैं 85 देख रहा था, माय बैड, 84 थे। The radius of the bore of the capillary tube is r and the radius of the contact of the liquid is theta. When the tube is dipped in the liquid, the radius of the curvature of the meniscus is in the अच्छा, अब देखो जब हम लोग कैपिलरी ट्यूब ऐसा लेते हैं ना तो वो ऐसा शेप का बन जाता है, ठीक है? ये मोटे में बताया मैंने, मोटे में ऐसा बनाना है, ऐसा। सो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा शेप है। उसमें आप लोग सोचो, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द कर्वेचर और ये हो गया रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये रेडियस है कर्वेचर का, देखना रे, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊं, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊं तो मैं अक्खा स्फीयर दिख रहा है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, बट व्हाट इज दिस? दिस इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ये रेडियस ऑफ द ट्यूब है ना, लॉजिक समझ रहा है क्या? वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। तो इनमें रिलेशन क्या रहेगा? टू फाइंड द रिलेशन, थिंक अबाउट इट। ऐसा शेप है, इसको मैं पूरा गोल बना देता, ठीक है? अब ध्यान देना, ये पूरा बबल का रेडियस, इसका सेंटर इधर पे रहेगा, बबल का सेंटर इधर पे रहेगा, ये सेंटर ऑफ द बबल है, ठीक है? अभी आप लोग बोल सकते हो कि सर इसमें ये जो है ये है रेडियस ऑफ द ट्यूब, और सर ये जो है ये दिस इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप या मेनिस्कस, ठीक है? अब आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट पता रहना चाहिए। ये मैंने ये क्या, ये बराबर रेडियस ऑफ ड्रॉप ये हो गया पूरा, ये रेडियस ऑफ ट्यूब हो गया, राइट है, ठीक है, चलेगा। यहाँ तक समझ में आया ना? तो अगर आप लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे फिर बनाओगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाने के लिए थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, पानी का सरफेस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा झोले, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। क्या झोले? प्लीज सी, यहाँ पे पानी है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, मालूम है क्या? ये थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस, ये थीटा होता है, थीटा होता है, बराबर है। तो इसको थीटा में कहाँ पे बनाऊंगा? इसको थीटा इधर पे बनाऊंगा। अब ये कैसे पता चला भाई? देखना, थीटा दो हाथ के बीच का एंगल होता है, ये पहला हाथ है, लाइन वन, लाइन वन ये है, तो लाइन वन को परपेंडिकुलर फिर कौन सा लाइन है? देख, एंगल बनता है दो लाइन से, दो लाइन से, लाइन वन लाइन टू, दोनों लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बनाओ तो आपको थीटा मिलेगा। तो लाइन वन का परपेंडिकुलर ये हो गया और लाइन टू का परपेंडिकुलर ये हो गया, ये थीटा हो गया। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, ये साइन कॉस लगाओ, लॉजिक लगाओ, लॉजिक क्या आएगा आंसर? यहाँ पे आप लोग लगाओगे cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला इस बाजू वाला विच इज रेडियस ऑफ द ट्यूब डिवाइडेड बाय नीचे रेडियस ऑफ द ड्रॉप। आपको क्या बोला है? द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस बोला है ना, मिनिस्कस मतलब ड्रॉप, ये ड्रॉप का रेडियस पूछा है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप विल बी रेडियस ऑफ द ट्यूब माइनस cos थीटा, सॉरी माइनस नहीं, अपॉन रेडियस ऑफ द ट्यूब अपॉन cos थीटा। और रेडियस ऑफ द ट्यूब कितना दिया है? रेडियस ऑफ द ट्यूब r दिया है, तो r बाय cos थीटा। क्लियर है ना? वीडियो रिपीट करके देखना भाई, जब जाएगा, इजी है। नेक्स्ट 85th, इन अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस बाय दिस मच हाइट, द हाइट ऑफ द वाटर विल राइज इन अनदर ट्यूब हैविंग रेडियस आधा है, तो कितना होगा भाई? h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, वो 2t cos थीटा अपॉन r, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r क्या हो रहा है? r हाफ हो गया, तो हाइट कितना होगा? हाइट डबल होगा, डायरेक्टली इसका डबल कर दो। अगला सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस है, अब मैं बहुत सारे नहीं सवाल। हाइट ऑन द कैपिलरी ट्यूब इज रेडियस, व्हाट शुड बी रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब? नहीं, ठीक है चलो। What water rise to a height of 2 centimeter the tube, if the tube is tilted by 60 degree from the vertical wall, water will rise in the tube। बहुत अच्छा सवाल है 88 बहुत अच्छा सवाल है। 88 का लॉजिक याद रखना, आपके पास अगर कैपिलरी ट्यूब स्ट्रेट रखा या आपने उस कैपिलरी ट्यूब को वाकड़ा रखा, पानी का हाइट सेम रहता है, सेम हाइट तक जाता है पानी, वो याद रखना, एच सेम रहता है। हाँ, बहुत बार ट्यूब में ऐसा सवाल आएगा, ये आपके पास बकेट है जिसमें पानी है, मैंने ट्यूब को ऐसे वाकड़ा रखा, ये दिया है हाइट, ये एंगल, ये हाइट सेम रहता है, और आपको बोला कि लेंथ कितना रहेगा ट्यूब का, तो उसके लिए आपको पहले तो ये निकालने का, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r rho g यूज करके h निकालने का, h निकालने के बाद फिर ये निकालने का साइन अल्फा का फॉर्मूला विच इज h बाय l, फिर उससे l मिल जाएगा आपको h बाय साइन अल्फा, वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक समझ रहे ना? बट h सेम रहता है भाई, h सेम रहता है। अभी देखो, वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ इन द कैपिलरी ट्यूब, इफ द ट्यूब इज टिल्टेड बाय 60 डिग्री वर्टिकल, वाटर विल राइज इन द ट्यूब टू, हाइट पूछा है कि लेंथ पूछा है? ये सवाल है, में हाइट पूछा है कि लेंथ पूछा है? ये देखो, हाइट पूछा है कि लेंथ पूछा है,
तो यार इधर पे अपने को लेंथ पूछा है, तो ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा रहेगा, ये ट्यूब था। अगर स्ट्रेट है, हाइट h है, मान लो कैपिलरी ट्यूब में हाइट h तक पानी उठा है यहाँ तक, तो यही हाइट तक ट्यूब में हमेशा रहेगा अगर आपने वाकड़ा रखा तो भी। तो h सेम है, h सेम है, लेकिन ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, ठीक है। ये लेंथ कितना रहेगा? अब देखो आपको दिया है वर्टिकल से एंगल दिया है 60, वर्टिकल से 60 दिया है, वर्टिकल से, तो ये कितना होगा? ये 30 होगा ना, 30 होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तेरे को एल ढूंढने का, इधर भेज इधर भेज, एल विल बी इक्वल टू एच अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 इज हाउ मच? 1/2, 2 पर भेज, तो एल इज इक्वल टू 2h। लॉजिक समझ रहे हैं ना? एल इज इक्वल टू 2h, h कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, ऑप्शन है। बहुत बार शॉर्ट ही होता है, अपन बी ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हो, बट यहाँ पे लेंथ बोला है, लेंथ, एल ढूंढना है। अगला सवाल, हाँ, a capillary tube when immersed in vertical in liquid records the rise of this much if the tube is inversely inclined in 30 degree with the vertical, then the length of the liquid column along the tube will be how much? Again the same logic, यहाँ पे आपका जो कैपिलरी ऐसा अपन रखा है और इसका वर्टिकल से एंगल दिया आपको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, ये होगा h, ये होगा l। साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू h बाय l, तो l विल बी इक्वल टू h बाय साइन 60। h कितना दिया है? 6, साइन ऑफ 60 √3/2, 2 पर भेजो, तो 12/√3। ऑप्शन दिख रहा है क्या? 12/√3 नहीं दिख रहा, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दो, √3/√3, तो 3 हो जाएगा 3 और 3 4 12, 4√3 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two tubes of same material but of different radius are dipped in liquid, the height of the when the liquid rises in one tube is this much, another tube is this much, ratio of the radius। h का क्या रिलेशन है? h1 upon h2 is how much? 2.2 by 6.6 which is 1/3। हाइट और रेडियस का क्या रिलेशन भाई? जिधर पे रेडियस कम होता है ना, उधर पे हाइट ज्यादा होता है, जिधर पे रेडियस कम होता है उधर पे हाइट ज्यादा होता है, सीधी बात है, नो बकवास, ठीक है। h1 upon h2 इतना है, तो अपने को क्या चाहिए? अपने को r1/r2 चाहिए। r1/2 is how much? r1/2 is equal to h2/h1। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? h is equals to 2t cos theta upon r rho g। r और h इनवर्सली है ना, h is inversely proportional to r। तो अगर आपके पास h1/h2 दिया है 1/3, तो r1/r2 क्या होगा? उसका उल्टा होगा ना, उल्टा होगा, which is 3/1। क्लियर है? जिसका हाइट कम उसका रेडियस ज्यादा। भाई जो मोटा ट्यूब होता है ना उसमें पानी ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, जो पतला ट्यूब रहता है ना उसमें पानी बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस हाइट है, लेस h, तो आर मोर, तो पहले का ज्यादा रहना चाहिए, तो 3 पहले का और दूसरे का कम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The meniscus of the mercury in the tube is this much below the plane outside if the density is this much and surface tension this much, then the radius of the curve h is equal to 2t cos theta upon r rho g लेने का और सॉल्व करने का, ठीक है, डायरेक्टली। 90 सेकंड, a capillary tube is held vertical in water, the internal radius is 1/42 centimeter if the surface tension this much and angle of contact then rise in the tube। सॉल्व करने का डायरेक्ट, if the surface tension of water is this much, the height of tube is the water will rise in the tube is this much। अच्छा, सेम ये रेशियो टाइप है। Water rises to height of 10 centimeter in the tube and mercury falls at depth of this much centimeter, same tube। If the density of the mercury is this much and this, then the ratio of the surface tension is how much? भाई बहुत सिंपल है, h का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r rho g। आपको क्या पूछा? आपको टेंशन का ले पूछा ना, ठीक है, चलो r rho g को इधर भेजो, तो h r rho g will be equals to 2t cos थीटा, 2 को इधर भेजो, cos को इधर भेजो, तो t will be how much? h r rho g by 2 cos थीटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला पानी के लिए भी रहेगा, यही फॉर्मूला मर्क्यूरी के लिए भी रहेगा। क्या सेम है और क्या अलग है? सेम ट्यूब है क्या? सेम ट्यूब है, रेडियस सेम है, जी सेम है, 2 सेम है, क्या बचा? टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू हाइट देन डेंसिटी बाय कॉस थीटा, बराबर। आपको क्या पूछा? देन द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन फॉर वाटर, टेंशन फॉर वाटर बाय टेंशन ऑफ मर्क्यूरी विल बी हाउ मच? देखो टेंशन हाइट के साथ डायरेक्टली है, तो हाइट ऑफ वाटर बाय हाइट ऑफ मर्क्यूरी, जी रो के साथ भी डायरेक्टली है, रो ऑफ वाटर बाय रो ऑफ मर्क्यूरी, और कॉस के साथ इनवर्सली है, तो कॉस थीटा ऑफ मर्क्यूरी बाय कॉस थीटा ऑफ वाटर, ऐसा है। हाइट ऑफ वाटर पे कितना दिया? हाइट ऑफ वाटर 10, हाइट ऑफ मर्क्यूरी 3.2, नीचे दबता है वो 3.42, डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम रहना चाहिए 1000 या फिर 1 अपना ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सीसी इनटू cos थीटा ऑफ मर्क्यूरी, थीटा का कितना दिया है? 135 ना, cos of 135 is how much? Cos of 135 is nothing but cos of
90 प्लस 45, cos ऑफ 90 प्लस 45, cos ऑफ 90 उसका तो नाम चेंज होता है, साइन होता है, निगेटिव आता है, निगेटिव को छोड़ दो, इग्नोर करो, साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 में कितना होता है 1/√2, तो cos ऑफ मर्क्यूरी इज हाउ मच 1/√2 डिवाइड बाय cos ऑफ वाटर, और वाटर का कितना दिया, वाटर का एंगल, ये प्योर वाटर है तो 0 ले लो, cos 0 1 होता है, ये आंसर है हमारा 10/3.42 इंटू 1/13.6 इंटू 1/√2, ये आंसर है। ये आंसर है, सॉल्व कैसे करेंगे भाई, करो सॉल्व करो, √2 से पहले तो मल्टीप्लाई कर दो सबको, √2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10√2 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 3.42 इंटू 13.6 इंटू 2, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 5√2/3.42 इंटू 13.6। ऑप्शन देखोगे ना अगर आप लोग, तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, हाँ इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दैट इज योर जॉब, नॉट माइन। नेक्स्ट, the height of the liquid column in the capillary on the surface of the moon is h, हाँ बच्चा भाई सीधी बात है, ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी और h में क्या रिलेशन है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, उसके फॉर्मूले में, तो अगर h और ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो h ऑफ मून विल बी हाउ मच, h ऑफ मून विल बी 6 टाइम्स h ऑफ अर्थ, 6 टाइम्स। नेक्स्ट भाई 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 बहुत स्किप करने पड़ेंगे अभी, 5 वाले में स्किप करता हूँ, छोड़ो। capillary tube vertical may lower the height of the water in the tube this much if the length of the capillary tube is made 2 centimeters, then the angle made by the water in the capillary tube will be how much, प्लीज इतना याद रखना, ट्यूब को आप लोग काटो, छोटा बनाओ, जो भी करो, द रियल एंगल इज सेम, लेकिन अपेरेंट एंगल चेंज होता है, अपेरेंट एंगल चेंज होता है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, देखो भाई, एक ही बना देता है ऐसे, ठीक है, इसमें मान लो मैं 2 ट्यूब्स लेता हूं, एक ट्यूब है वर्टिकली, ठीक है, उसका हाइट ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज मेड नाउ 2 सेंटीमीटर। देखो पहले केस में मैंने ट्यूब को डाला, पानी फिर कहां तक आया, पानी आया आपका 4 सेंटीमीटर तक, अब मैंने ट्यूब को छोटा बनाया, अब मैंने ट्यूब को 2 सेंटीमीटर का बना दिया, सरफेस के ऊपर मैंने ट्यूब को 2 सेंटीमीटर का बनाया, तो पानी 2 सेंटीमीटर तक आएगा, ऑब्वियसली पानी आपके टॉप तक आएगा, ये मैंने बताया आपको, पानी हमेशा आपके टॉप तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब का लेंथ ही उसके हाइट से कम है, हाइट कितना है, पानी 4 सेंटीमीटर तक ऊपर जा सकता था, बट जा कितना रहा है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन से हाइट इन द फर्स्ट केस इज 4, हाइट इन द सेकंड केस इज 2, ठीक है, रियल एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहता है, बट ठीक है चलो, h का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r रो g, radius is constant, rho is constant, g is constant, 2 is constant, t is constant, h is proportional to cos theta, ठीक है। आपको सेकंड एंगल पूछा है, h2 अपॉन h1 विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ सेकंड एंगल बाय cos ऑफ फर्स्ट एंगल, h2 कितना दिया, हाइट ऑफ सेकंड इज 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ फर्स्ट इज 4 सेंटीमीटर, विच इज cos ऑफ थीटा 2 बाय cos ऑफ थीटा 1, 1/2 हो गया बराबर। Capillary tube is kept vertical with the lower end dipped in water. The height of the water adjusts to the हाँ ठीक है। अब आपको सेकंड केस में सॉल्व करने का है, तो क्या करने का, ये आपका ओरिजिनल केस था, ओरिजिनल केस में थीटा को 0 ले लो, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो इसको 1 ले लो, तो cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 1/2 बच गया, 1/2 बच गया, तो थीटा 2 क्या रहेगा, cos कौन सा एंगल पे हाफ आता है, 60 डिग्री पे ना, तो ये आंसर है। बट इन लोग ने एक गलती की है, इन लोग ने अपेरेंट बोलना चाहिए था, अपेरेंट एंगल इज हाउ मच, अपेरेंट एंगल, क्योंकि रियल एंगल सेम रहता है बच्चों, रियल एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना, रियल एंगल ऑफ कांटेक्ट और थीटा वो सेम रहता है, बट ठीक है चलो कोई ना, टारगेट वाले मिस्टेक तो करते ही है। A liquid of density this much has an unknown surface tension. However, it is observed that rise is 3 times the rise of the capillary as the compared to pure water. If the contact angles, हाँ चलो इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, फिर फ्लूइड्स इन मोशन पे आ जाएंगे, और 2 ही क्वेश्चंस है ना इसके, सही है भैया।
देखो बच्चों, आप लोग में पेशेंस रहना चाहिए पूरा वीडियो देखने का, पॉइंट ये है मेरा, आप लोग में पेशेंस रहना चाहिए पूरा वीडियो देखने का। 1 घंटे होना है ना, कितना टाइम हो गया? हाँ 1 घंटे होने हैं, 1 घंटे होने आए, और हम लोग के क्वेश्चंस कितने होने आए? 30, 70 था ना, 70 80 90 100, 30 क्वेश्चन 1 घंटे में, नॉट बैड। 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, नॉट बैड, दैट इज फाइन। बीच के तो हम लोग ने स्किप किए, बट ठीक है ना, नो वरीज। देखो लिक्विड का डेंसिटी दिया, मैं 2 मटेरियल लेता, ठीक है, एक मैं लिखता है यहाँ पे अननोन, अननोन लिक्विड, और यहाँ पे शुद्ध पेयजल, वाटर या फिर पानी। एंड आपको क्या दिया? अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ द अननोन लिक्विड एल, वो कितना दिया? 850। डेंसिटी ऑफ पानी पता है ना, डेंसिटी ऑफ पानी प्योर वाटर है 1000 kg per meter cube। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट राइज इज 3 टाइम्स, द राइज इज अपना 3 टाइम्स यहाँ पे दिखा है, द राइज इज 3 टाइम्स हाई इन द कैपिलरी एज कंपेयर टू प्योर वाटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द लिक्विड और हाइट ऑफ द वाटर में अगर मैं रिलेशन लगाऊं, तो हाइट ऑफ द लिक्विड इज 3 टाइम्स हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है। उसके बाद इफ द कॉन्टैक्ट एंगल्स फॉर बोथ आर सेम, ओ थीटा इज सेम, थीटा फॉर लिक्विड इज इक्वल्स टू सेम 0 डिग्री एज कंपेयर टू थीटा ऑफ वाटर, सेम है, तो थीटा सेम है, तो थीटा सेम है, ठीक है, ओके। उसके बाद देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज हाउ मच, ओके। नाउ देखो यहाँ पे आपके पास और डेटा क्या दिया, आपको टेंशन ऑफ वाटर दिया 7 × 10⁻²। आपको ढूंढने को क्या बोला? आपको ढूंढने बोला टेंशन ऑफ द लिक्विड इज हाउ मच। भाई सीधी बात है, यहाँ पे सेम क्या है, देखो H का फॉर्मूला इज 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। अपने को ढूंढना क्या? अपने को टेंशन ढूंढना है ना, तो टेंशन में फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दो, H r रो जी विल बी इक्वल्स टू 2t cos थीटा। मेरे को t ढूंढने का, t इधर भेजो, 2 इधर भेजो और cos थीटा इधर भेजो, तो t इज इक्वल्स टू H r रो जी बाय 2 cos थीटा। हाँ, अब जाके मेरा फॉर्मूला लगाने लायक हो गया, क्योंकि मेरे को टेंशन ढूंढना था ना, तो मैंने फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। अब थीटा सेम है, थीटा सेम है, विंडो के बाहर 2 सेम है, 2 सेम है, रेडियस ऑफ ट्यूब सेम है, भाई सेम ट्यूब यूज कर रहे हैं ना, सेम ट्यूब यूज कर रहे हैं, तो रेडियस सेम है, जी सेम है, जी सेम है, क्या बचा? टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एच रो, बस वही ना, बाकी सब हट ही गया। अरे आ गया आंसर, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एच रो, तो डायरेक्ट टेंशन ऑफ द लिक्विड divided by tension of water will be is equals to H of liquid divided by H of water। Obviously tension और height डायरेक्टली है, और टेंशन और डेंसिटी भी डायरेक्टली है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वैल्यू डालो, हाइट ऑफ लिक्विड आपको कितना दिया? हाइट ऑफ लिक्विड 3 गुना, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3 टाइम्स। इनका डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है? 850 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, इनको डिवाइड करोगे तो 0.85 होता है। दैट मींस टेंशन ऑफ द लिक्विड बाय टेंशन ऑफ द वाटर इज 3 × 0.85। टेंशन ऑफ वाटर को इधर भेजो, तो टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 3 × 0.85 × 7 × 10⁻²। इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। जीवन में सुखी सुखी आपके। अगला सवाल, द ट्यूब विथ लिम्ब ऑफ डायमीटर दिस मच एंड दिस मच कंटेन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन दिस मच, द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0 वगैरह वगैरह, देन द डिफरेंस इन लेवल ऑफ द टू लिम्स इज हाउ मच। ये मैंने क्वेश्चन आप लोग के इसमें देखा था, अपने बुक में था शायद से, है ना? नहीं तो मैंने शायद इसको प्रीवियस रिकॉर्डिंग में किया है, ये शायद से पुराने रिकॉर्डिंग में हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत सिंपल है, आपको हाइट का डिफरेंस निकालना है ना। देखो ना, मेरे पास यूट्यूब है, वो वाला यूट्यूब नहीं, ये वाला यूट्यूब। ऑब्वियसली मोटा है तो यहाँ पे कम हाइट रहेगा, ये पतला यहाँ पे ज्यादा हाइट रहेगा, तो आपको h का सब्ट्रैक्शन लेना है, h1 - h2 या h2 - h2। h का फॉर्मूला विच इज नथिंग, h का फॉर्मूला क्या होता है? h का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। r के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है ना, तो दैट इज 2t cos थीटा अपॉन r1 रो जी माइनस 2t cos थीटा अपॉन r2 रो जी। सबको कांस्टेंट को बाहर निकालो, 2t cos थीटा अपॉन रो जी को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? 1/r1 माइनस 1/2। प्लीज माइनस अच्छे से कर, मतलब माइनस क्या मतलब, ऑब्वियसली ये r1 आपका छोटा नंबर रहना चाहिए, तब जाके इनका डिवीजन फिर बड़ा नंबर आएगा। हमेशा देखो ना, h का डिफरेंस निकालना है ना, h का डिफरेंस निकालना है। h का डिफरेंस पॉजिटिव आने के लिए लॉजिक क्या है? 1 बाय स्मॉल नंबर
-1 बाय बिग नंबर, तो पॉजिटिव आता है ना। तो सिर्फ यहाँ पे R1 को छोटा वाला ले लो। तो आंसर इज 2। आपको टेंशन दिया है 7 × 10⁻² इंटू कॉस ऑफ कितना एंगल 0, तो वो छोड़ दो, cos 0 1 होता है, अपॉन डेंसिटी कितना 1000 इंटू जी कितना 10 इंटू 1 बाय R1। पहला रेडियस कितना और दूसरा रेडियस कितना है, ये डायमीटर 6 है तो ये 3 mm हो जाएगा, और ये 3 है तो ये 1.5 mm हो जाएगा। ठीक है, सो 1 बाय 1.5 माइनस 1 बाय 3, ये प्लीज मैथमेटिक्स कर देना, इतना आना चाहिए आपको। और ये mm है, mm को मीटर में भी बनाना है, तो इंटू 10⁻³ लेना है। 10⁻³ और 10⁻³ उठ गया, नीचे 10 बचेगा और 10 ऊपर लेके जाओ, वो भी 10⁻⁻ हो जाएगा, तो 7 × 14, 14 इंटू 10⁻³ बचेगा, नीचे का बचेगा 1 बाय 1.5 माइनस 1 बाय 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, तो ये भी हो जाएगा 1 बाय 3, 1 बाय 3 हो जाएगा 14 बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 4 12, 13 14 2, 4.6 आंसर है। अरे हर जगह 4.6 है, बट 4.6 और पावर क्या आया था 10⁻³ 4.6 इंटू 10⁻³ मीटर, मीटर को mm बनाने के लिए इंटू 10⁻³ दे दो, 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये mm हो जाएगा, ये दोनों उड़ गया, 4.6 mm आंसर है। ऑप्शन दिख रहा है क्या 4.6 mm? 4.6 mm दिख रहा है, काम खत्म। अगला सवाल, ये बच्चों लिखना, ये अच्छा सवाल क्यों, यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छा है, ये मार्क करके रखना, इसका कैलकुलेशन भी गुड, ठीक है, और फॉर्मूला तो कुछ नहीं, हाँ, और यहाँ पे भी डायमीटर दिया, बहुत लोग डायरेक्टली उसको रेडियस पकड़ते। अगला सवाल, फ्लूइड इन मोशन इन अ टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ द ट्यूब इज 0। सॉरी टर्बुलेंट है ना, टर्बुलेंट है, आई थॉट ये है क्या बोलते हैं लैमिनार। टर्बुलेंट फ्लो, भाई टर्बुलेंट फ्लो होता क्या इतना पता है ना आप लोग को, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो पता होना, इतना याद रखना बच्चों, अगर लैमिनार फ्लो रहता, लैमिनार, हाँ, अगर लैमिनार फ्लो रहता तो ये आपका मान लो टेबल है, टेबल के ऊपर पानी के लेयर्स है, लेयर बाय लेयर, हर लेयर फास्ट होता जाता है, इतना याद रखना। टेबल के कांटेक्ट में जो पानी होता है ना, एकदम कांटेक्ट में वो रेस्ट पे होता है, इसीलिए आपके पाइप के अंदर कितने साल भी अगर पानी जाएगा ना, जब आप लोग, या फिर छोड़ो, आप लोग ने पाइप को अगर खोल के देखा, जो नगर पालिका का पाइप वगैरह होता है उसके नीचे फिर मिट्टी लगाते हैं, क्योंकि नीचे का पानी रेस्ट पे रहता है, तो नीचे का पानी रेस्ट पे रहता है, बट वो लैमिनार के लिए होता है, वो टर्बुलेंट है, ये शॉर्ट है। अगर लैमिनार रहता था ना तो नीचे का 0 आता, बट ये टर्बुलेंट है, तो इसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है, उल्टा पलटा। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड द टोटल रेंज ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट एट, स्ट्रीमलाइन फ्लो में टोटल एनर्जी कांस्टेंट आपके लिए नहीं है, डोंट वरी, आपके लिए ये डिलीटेड पोर्शन है, बट मेरे पूरा न्यू बच्चों के लिए नहीं रहेगा, बट क्या ही कर सकते हैं, अभी मैं सीटी वालों के लिए, अब मैं क्रैश कोर्स वालों के लिए, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड वगैरह वगैरह, आपको ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था मैंने, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या था फॉर्मूला, आप लोग को मैंने लेक्चर में सिखाया था, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला इज रेनॉल्ड्स नंबर बराबर इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो इंटू डायमीटर। आपको नंबर का ये चाहिए डायमेंशन, ठीक है, तो बाकी सब आपको पता, ये देखो ये डायरेक्ट एक्चुअली आंसर आपको पता रहना चाहिए, इसका आंसर आपको डायरेक्टली मालूम रहना चाहिए, बट अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, बट अगर ढूंढना है तो आप लोग इसको ढूंढ सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको से, तो वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ अपॉन ईटा, ये सॉल्व किया तो आपको आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट, the maximum average velocity of water in the tube is this much so that the flow becomes laminar, sorry, the maximum average velocity of water in a tube of diameter this much so that the flow becomes laminar। अभी just formula बताता, r into eta upon rho into d, solve कर देने का। Next, the water flows from a tap of diameter this much with a rate of this much, the density and coefficient of viscosity of water। अब भाई ये ओके ठीक है, आ जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। Viscosity is a transport phenomenon in which mass alone is transported, energy alone is transported, mass and energy are transported, and momentum is transported। भाई यहाँ पे आप लोग मटेरियल को लेके जा रहे हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे मटेरियल को लेके जा रहे हो, एंड विस्कोसिटी इज अ ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन इन विच व्हेन यू टॉक अबाउट विस्कोसिटी, तो इट इज बेसिकली अपोजिशन। विस्कोसिटी क्या होता है, viscosity is basically opposition which is just like friction। अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्टली नोटिस करोगे तो यू विल रियलाइज कि विस्कोसिटी तो फ्रिक्शन जैसा होता है, मैंने तो आपको लेक्चर में सिखाया था बराबर, विस्कोसिटी आपके फ्रिक्शन जैसा रहता है, और उसमें कैसा रहता है फ्रिक्शन में,
हमेशा वो एनर्जी को अपोज करता है। तो इफ यू विश द वाटर टू फ्लो, यू नीड टू ट्रांसफर एनर्जी, क्योंकि हमेशा एनर्जी लॉस होता है ना, ठीक है, आपको लॉस होता है हमेशा। तो विस्कोसिटी को ओवरकम करने के लिए यू नीड टू ट्रांसफर एनर्जी। तो एनर्जी मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड, नहीं तो आप लोग मटेरियल को भेज नहीं सकते। सोचो जरा, मेरे पास एक पाइप है, मैंने यहाँ पे एक बच्चे को बोला हल्का सा अपना पुश कर, बट ये पाइप 100 किलोमीटर लंबा है, तो ये पुश की वजह से पानी इधर तक आएगा ही नहीं, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ते 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 बढ़ते, विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ईटा डीवी बाई डी एक्स। तो अगर एरिया इनफाइनाइट है तो फोर्स भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये बच्चे ने फोर्स लगा रहेगा 1 न्यूटन का या 10 न्यूटन का, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड, एनर्जी रहना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए उतना ज्यादा। अब इसका फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल ट्यूब। हाँ, ट्यूब में क्या फॉर्मूला रहेगा, मतलब ड्राइंग क्या रहेगा ट्यूब के लिए, ट्यूब के लिए क्या रहेगा ड्राइंग, भाई इतना याद रखना। सॉरी, ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है। इतना पता है ना, जो मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में तो रेस्ट पे रहते हैं, और हर एक लेयर फास्ट होता जाता है। इनसाइड लेयर फास्ट होता जाता है, फास्ट, अंदर का लेयर फास्ट होता जाता है, ठीक है, इतना पता रहना चाहिए आपको। जैसे देखो ना, मैंने आपको अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस बना, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये स्लो, ये फास्ट, ये फास्ट, ये फास्ट। वैसे ये ट्यूब की बात करो, ट्यूब में सबसे सेंटर पे फास्टेस्ट रहेगा, क्योंकि वो सबसे दूर है, और जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो ये ट्यूब के अंदर बताओ कि कौन से मॉलिक्यूल का स्पीड सबसे ज्यादा रहेगा, ये ट्यूब में सेंटर का, बाकी लोगों का कम रहेगा, रेस्ट वाले का ये रहेगा, इसलिए शेप ये है। लॉजिक समझा। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज सेम एवरीवेयर, वगैरह 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 वगैरह। क्या रहेगा वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये ओपन वाला है ना, ये इग्नोर करो आप लोग को, ये छोड़ दो। When a fluid is flowing through a tube, then the region of viscous force acting between its different layers is what? Transfer of energy, transfer of momentum, equal velocity, change in density. क्या लग रहा है? जब भी फ्लूइड फ्लो होता है, तो यहाँ पे विस्कस इज नथिंग बट फोर्स, विस्कस इज नथिंग बट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। सो बेसिकली जब फ्लूइड फ्लो होता है ना, तो विस्कस फोर्स एक्टिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स है तो मोमेंटम है, मतलब बेसिकली मोमेंटम इज चेंजिंग, मोमेंटम इज चेंजिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम इज ट्रांसफरिंग। तो मोमेंटम रीजन इसका, ये शायद मैंने फिर पिछले वाले का कुछ अलग बोल दिया था, पिछले वाले का भी वही था, वेलोसिटी इज अ ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन व्हिच, यस 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 यस। ए गाइस, एक फॉल्ट, माय फॉल्ट। ये मोमेंटम का लॉजिक होता है, मोमेंटम इज ट्रांसपोर्टेड विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, when a fluid is flowing through a tube, then the region of, ये अभी बताए। नेक्स्ट, the SI unit and dimension of velocity gradient। अरे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि ग्रेडियंट मतलब चेंज इन समथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ। तो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज मीटर, मीटर मीटर उठा दो, क्या बचा, 1/सेकंड, 1/सेकंड पर सेकंड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, from amongst the following curve, which one of the shows the variation of the velocity v with the time for a small sized body? यार मुझे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का तो होने आया है, मुझे इसका भी वीडियो बना के भेजना है, थोड़ा बाकी है। क्या बोलते वो, फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसका भी 100 तक ही भेजा है मैंने, 100 के आगे भेजना है यार, मुझे वो भी रिकॉर्ड करना है अभी, इसको मुझे एंड करना है जल्दी से। चलो लेट्स ट्राई टू वाइंड इट अप। आई रियली डाउट कितने बच्चे ये वीडियो देखेंगे टिल द एंड, आई रियली डाउट। जो लोग सीईटी के लिए फुल डेडिकेटेड होंगे ना, वो लोग ये करेंगे। रुक जाओ, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि पहले आप लोग सम सॉल्व करो, जो जो नहीं है सिर्फ उसके लिए वीडियो देखो, so that आपका टाइम वेस्ट होगा। From among the following curve, which one of the show the variation of the velocity with time for a small size spherical body falling vertically in a long column? ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। और आपको क्या बोला, वेलोसिटी और टाइम। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, जब बॉडी नीचे फिर गिर रहा होता है ना,
तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इधर ही गया। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कर्व विच वन ऑफ द शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सीधी बात है, ये रॉन्ग है क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ये भी रॉन्ग है, वेलोसिटी बढ़ रहा है बट आगे जाके कांस्टेंट हो जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सा राइट आंसर रहेगा? आगे जाके कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट, द टेंजेंशियल फोर्स और विस्कस ड्रैग, यार दिख ही नहीं रहा है। यार मुझे दिख नहीं रहा क्वेश्चन, ये पूरा इग्नोर करो। आपको अगर आपके पास बुक रहेगा तो अच्छी बात है, मेरे पास ये पीडीएफ। When a solid ball of volume V is released in a viscous liquid, it experiences a viscous force. If the solid ball of the same material of volume 2V is released in the liquid, then the viscous force. हाँ, ये अच्छा फॉर्मूला। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, आपको फोर्स चाहिए, बाकी सबको कांस्टेंट रखो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रेडियस का कुछ रिलेशन नहीं दिया, वॉल्यूम का रिलेशन दिया। ठीक है, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आर क्यूब बाय आर क्यूब, आर टू क्यूब बाय आर वन क्यूब। तो इसका फिर क्यूब रूट ले लो ना, क्यूब रूट ले लो। तो अगर आप लोग इसका क्यूब रूट लोगे, सॉलिड बॉल V is released in viscous state, express the viscous force, the solid ball of the same material of the same material of volume 2V is released in the liquid, then the viscous force acting will be। हाँ, तो क्यूब रूट ले लो। तो क्यूब रूट लेंगे तो R2 by R1 will be equals to क्यूब रूट ऑफ V2 by V1। तो R2 by R1 will be how much? क्यूब रूट कितना होता है? क्यूब रूट रहेगा 2 का क्यूब रूट ऑफ 2। ये R है। फोर्स और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स का रिलेशन भी तो क्यूब रूट में होना चाहिए। बट ईटा भी चेंज होगा क्या? ईटा का भी दिया क्या कुछ? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होगा इसका लॉजिक? सोचने दो जरा। वॉल्यूम मैंने डबल किया। इन लोग एक्चुअली शायद से वेलोसिटी पे भी जाते रहेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी का भी लॉजिक ले सकते रहेंगे। क्योंकि देखना, अगर लॉजिक लगाना रहे, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। टर्मिनल वेलोसिटी भी डिफरेंट रहता है, रेडियस भी डिफरेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी भी अलग है, रेडियस भी अलग है, दोनों का इम्पैक्ट डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, दोनों का इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। अभी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस रो डिवाइड बाय ईटा। ईटा तो कांस्टेंट है। तो हाँ, एक काम करो, वेलोसिटी को भी चेंज कर दो क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी भी डिफरेंट रहेगा। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो v की जगह पे आर स्क्वायर लिख दो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सब तो कांस्टेंट था, ये आर एज इट इज, इनटू वेलोसिटी की जगह आर स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बट आर क्यूब क्या होता है? आर क्यूब वॉल्यूम ही होता है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आर क्यूब की जगह वॉल्यूम, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आगे आंसर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम अगर आपका 2 गुना बढ़ा तो फोर्स भी आपका 2 गुना बढ़ेगा। अच्छा सवाल था क्योंकि ये इसमें इन लोग ने टर्मिनल वेलोसिटी को लिया रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से टर्मिनल वेलोसिटी को इन लोग ने सोचा रहेगा। हु नोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Terminal velocity. A small sphere is dropped in the medium of infinite extent. As the sphere falls, the net force acting on it decreases. टर्मिनल वेलोसिटी का लॉजिक है, जब आप नीचे गिराते हो तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है। क्यों फोर्स डिक्रीज हो रहा है? अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ, ओके। क्योंकि आप लोगों को पता है डाउनवर्ड फोर्स mg होता है, अपवर्ड फोर्स क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी, और दूसरा अपवर्ड एक बुयंसी होता है। तो बुयंसी और mg सेम रहता है, बचा ये वेलोसिटी की वजह से। तो अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होता है, डाउनवर्ड फोर्स मान लो 100 न्यूटन है, अपवर्ड फोर्स हो सकता है 20 न्यूटन रहेगा, फिर 21 न्यूटन रहेगा, फिर 22 न्यूटन, फिर 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, लास्ट में 100 न्यूटन होकर स्टॉप हो जाएगा ना। तो द नेट फोर्स विल बिकम जीरो, मतलब नेट फोर्स डिक्रीज होते जाता है। लॉजिक समझाना है आपको? आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट। रेन ड्रॉप्स फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट अंडर ग्रेविटी, चेक द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको आ जाएगा सब।
A hollow sphere falls with a terminal velocity of v in O2 if it is allowed to fall in vacuum. भाई वैक्यूम में अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो विस्कस फोर्स नहीं लगेगा. वैक्यूम में अगर आप जाओगे वैक्यूम में, तो वैक्यूम में ईटा नहीं रहेगा, तो नीचे का फोर्स mg रहेगा, ऊपर का फोर्स खाली बुयंसी भी नहीं रहेगा उसमें, तो मटेरियल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा. हाँ, मीडियम के हिसाब से वैक्यूम में हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने 122. I have arrived almost. अपन 116 पे आ गए. नाइस. ठीक है, 116. और इसमें ये भी ऑप्शन है, स्फीयर नेवर अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी. स्फीयर कभी भी टर्मिनल पे आएगा ही नहीं. क्यों? सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स mg रहेगा, ऊपर बुयंसी भी नहीं रहेगा क्योंकि मटेरियल नहीं है, ऊपर विस्कस फोर्स भी नहीं रहेगा, तो हमेशा नेट फोर्स नीचे ही ज्यादा रहेगा, तो वो कभी टर्मिनल पे नहीं जाएगा. अ स्मॉल स्फीयर ऑफ सॉलिड बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इन अ विस्कस लिक्विड. इट्स जर्नी ऑफ द लिक्विड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड. जब हम लोग ने बॉल को ड्रॉप किया ग्रेट हाइट से विस्कस लिक्विड में, तो ये वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी goes on increasing, then it becomes constant. तो अभी ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये दोनों में से कोई एक राइट. वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बाद में कांस्टेंट होता है. नाउ विच इज द बेटर आंसर? सोचो जरा, विच इज द बेटर आंसर? यहाँ पे वेलोसिटी क्या आपको डायरेक्टली टाइम के साथ रिलेशन है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम? नहीं है. इनफैक्ट अगर आप लोग देखोगे वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r²g इंटू रो अपॉन ईटा वगैरह. ठीक है, ईटा इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट. टर्मिनल वेलोसिटी अगर आप लोग देखोगे तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, विच इज एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन बहुत ये वो भी नहीं चले, काम करिए भी नहीं. टर्मिनल वेलोसिटी का आप लोग फोर्सेस पे लेके जाओ, तो फोर्सेस में बुयंट फोर्स होता है जो वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मतलब ऐसा नहीं दिया कि जैसे 5v plus 3t is equals to 4, ऐसा नहीं दिया है. There is no linear relation. क्योंकि अगर लीनियर रिलेशन रहता ना तो ये हमेशा इनफाइनाइट पे जाता. तो ए वाला ऑप्शन रॉन्ग है. क्यों? लीनियर रिलेशन में स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर रिलेशन है ही नहीं. बी वाला ऑप्शन राइट है, वो स्मूथ कर्व होता है, तो ही तो आगे जाके कांस्टेंट होगा. अगर सोचो ऐसा रहता था, अगर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हमेशा रहता था ना, फिर तो वो इनफाइनाइट पे चला जाता. तो वैसा पॉसिबल नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two drops of equal size are falling vertically through air with a constant terminal velocity of 0.15. What should be the velocity of these drops coalesce to form one drop? बहुत अच्छा. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला v is directly proportional to r square. पता ना, टर्मिनल वेलोसिटी is directly proportional to r square. बस ये करने का है आपको. क्या है, दो अलग अलग ड्रॉप है इक्वल साइज के, उनका आपके ऊपर दिया है ये स्पीड से. व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ड्रॉप्स कोइलेज. अगर एक बड़ा ड्रॉप बना है तो बड़े ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है फिर? क्यूब रूट ऑफ n इनटू स्मॉल ड्रॉप. याद है ना वो अपना लॉजिक, उसका प्रेशर मिक्स करने वाला, कोइलेज वाला. 11th वालों को जिनको नहीं पता उनके लिए, दो छोटे छोटे ड्रॉप को मिक्स करके एक बड़ा ड्रॉप बनाओ. इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. ये दो ड्रॉप से n, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. ये तो अकेला एक ड्रॉप है, तो क्या आंसर आएगा? आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू n इंटू आर क्यूब. तो क्यूब रूट लेने का, r इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n. तो ये r हो गया. तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर होगा n रेज टू 2/3. तो n रेज टू 2/3 का डिफरेंस रहेगा 2/3. आ गया आंसर. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना. बड़े वाले का रेडियस कितना है? बड़े वाले का रेडियस इंक्रीज हो रहा है कितने से? बड़े वाले का रेडियस कितने से इंक्रीज हो रहा है? बड़े वाले का रेडियस 1/3 से इंक्रीज हो रहा है, n रेज टू 1/3 से. बड़े वाले का रेडियस 1/3 से इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी स्क्वायर से 2/3 से इंक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 identical drops of water falling through air with uniform velocity of 10 combined to form a single drop big size. The terminal velocity is how much? यार देखना, सेम लॉजिक. 8 ड्रॉप्स है, तो दैट मींस कैपिटल R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू स्मॉल r. r स्क्वायर क्या होगा? 8 रेज टू 2/3 होगा. अभी वो सब छोड़, सर इतना क्या अपन क्यों मगजमारी कर. 8 ड्रॉप्स है ना, तो बड़ा ड्रॉप कितना रहेगा? 2 रेडियस जितना. तो मतलब मिक्स जब हम लोग ने किया तो रेडियस इंक्रीज हुआ. कितने से इंक्रीज हुआ? 2 गुना से. वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वो कितने से होगा? 4 गुना से. क्यों?
वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इससे 4 गुना, 10 का 4 गुना 40। अगला, इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ द गोल्ड ऑफ डेंसिटी दिस वे, यार ये सब आपको सॉल्व कर देना है, बोर हो गया। Two spheres of equal masses but radius are allowed to fall in a liquid of infinite. Oh, ये अच्छा क्वेश्चन, this is I think a good question. Let's solve this question. 120, दो स्फीयर का मासेस सेम है। अरे अच्छा सवाल है, सॉल्व करेंगे प्रॉपर सीटी का क्वेश्चन। मुझे अब दूसरे चैप्टर का भी वीडियो बनाना है ना, चलो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, जीवन में कोई दुख नहीं है। नाउ सी, दो स्फीयर जो दोनों का मासेस सेम है, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2। मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Two spheres of equal masses but radius are this much allowed to fall in a liquid of infinite column, the ratio of the terminal velocity how much? एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे डेंसिटी भी सेम लेना पड़ेगा ना? नहीं, डेंसिटी सेम होगा ही नहीं ऑब्वियसली। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, गोला है ना, तो 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू ρ1 विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू ρ2। 4/3 पाई 4/3 पाई उड़ा दो, तो r1 क्यूब ρ1 विल बी इक्वल टू r2 क्यूब ρ2। समझा? ओके, द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी इज हाउ मच? अब देखो ध्यान से देखना, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 r स्क्वायर g इंटू डेंसिटी का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। ये सेम है, 2/9 सेम है, g सेम है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू डेंसिटी, r स्क्वायर इंटू डेंसिटी, बराबर है? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू डेंसिटी। अभी थोड़ा सा सोचो, डेंसिटी का क्या रिलेशन है? देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, प्लीज ध्यान देना। v1 बाय v2 विल बी r स्क्वायर है ना, तो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर इंटू ρ1 बाय ρ2। अभी ρ1 देखो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर आपके पास r दिया है, रेडियस दिया है, तो रेडियस में प्रॉब्लम नहीं है। रो नहीं दिया तो रो का लॉजिक लगाओ, ρ2 इधर भेजो, r1 इधर भेजो, तो ρ1 इधर, ρ2 उसके नीचे जाएगा और r1 इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो r2 क्यूब बाय r1 क्यूब। तो ρ1 बाय ρ2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ r2 क्यूब बाय r1 क्यूब, तो इधर पे आएगा r2 क्यूब बाय r1 क्यूब इंटू इधर आएगा r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, r2 स्क्वायर r2 क्यूब, r1 स्क्वायर r1 क्यूब उड़ गया, r2 बाय r1 बचा। ये आंसर है, r2 बाय r1, सी ऑप्शन। आएगा समझ में? ये अच्छा सवाल था, एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल था, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट इज प्रॉपर सीटी मिड लेवल नहीं बोल सकते, हाई लेवल भी बोल सकते सीटी के लिए, ये हाई लेवल का प्रॉपर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। क्योंकि हम लोग की गलती क्या होती है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ये लॉजिक लगाते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बट डेंसिटी भूल जाते हैं, डेंसिटी भी गेम में था, क्योंकि मास ये सोचना है, सोच एक छोटा बॉल है, एक बड़ा बॉल है, दोनों का सेम मास है, ये कैसे पॉसिबल है? छोटे बॉल और बड़े बॉल का मास सेम फिर कैसे हो सकता है? जब सीधी बात है, जब इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा और जब इसका डेंसिटी कम रहेगा तो ही सेम मास हो सकता है, वो लॉजिक है, ठीक है। डन विद दिस क्वेश्चन भाई, कितना हो गया? 9:30 बजने हैं मेरा। Okay, two drops of same radii are falling in the speed of this much. If the two drops coalesce to form one drop, then the terminal velocity. आपने 10 बार पढ़ा है। बड़ा रेडियस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इनटू स्मॉल r, तो बड़ा रेडियस आपको मिल गया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू r स्क्वायर है ना, तो r रेज टू 2/3 ऑफ v1, v2 इज r रेज टू 2/3, बस इसको रेज टू 2/3 कर दो, तो 5 इनटू दो ड्रॉप्स था ना, तो 2 रेज टू 2/3, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 5 इंटू 4 रेज टू 1/3 आंसर, डी ऑप्शन। अगला सवाल, आखिरी सवाल भाई, बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी मुझे आज तक। A small sphere of mass m is dropped from a great height. After it has fallen 100 meters, it has attained its terminal velocity and continues to fall at that speed. The work done by the air friction against the sphere during the first 100-meter fall is how much? चलो एटलीस्ट वैल्यू तो नहीं निकलना ना। The work done by the air against the sphere in first 100 meter is
more than the work done by friction in second 100 मीटर या लेस देन द वर्क या इक्वल टू या वगैरह. अभी सोचो स्टार्टिंग में फर्स्ट 100 मीटर था ना, फर्स्ट 100 मीटर उसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा था. स्टार्टिंग में स्लो था, वेलोसिटी स्लो रहेगा तो फोर्स भी स्लो रहेगा ना, फोर्स भी लेस रहेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आरवी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, तो वी मैक्स है. अगर इधर वी मैक्स है तो इधर एफ मैक्स है. फोर्स, अगर फोर्स मैक्स है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डब्ल्यू मैक्स रहेगा. यहाँ पे वेलोसिटी कम है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम है तो फोर्स कम है, फोर्स कम है तो वर्क कम है. सो आंसर इज द वर्क डन बाय द एयर अगेंस्ट द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 मीटर इज लेस देन द वर्क डन इन द नेक्स्ट 100 मीटर. हाँ फाइनली ये हो गया. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह नहीं करना है, ये आपका डिलीटेड पोर्शन है. मिसलेनियस लेना है, बट मिसलेनियस के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और एक्चुअली मुझे वो निपटाना है रोटेशनल. तो चलो ये इतने पे स्टॉप करते, ठीक है. चलो बच्चों आज का सेशन निपट होता है. विल मीट नेक्स्ट टाइम. टाटा बाय बाय. आई होप यू गाइस हैव